पहले पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। विद्यार्थियों, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह एक महत्वपूर्ण पाठ है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे जिसे हम पाठ प्रसंग कहते हैं। इसके बाद हम इस अध्याय के पहले 2 अनुच्छेदों की व्याख्या करेंगे, यानी पहले 2 पैराग्राफ को समझेंगे और इन पैराग्राफ को समझते हुए हम जाति से संबंधित तर्क वितर्कों का अध्ययन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर देखिए, आपको एक व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा होगा। क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? बिल्कुल सही, इसे पहचानने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि यह भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पाठ के लेखक भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में जाति प्रथा का खंडन किया। एक बार की बात है कि 12 दिसंबर 1935 को उन्हें जाति पाति तोड़क समिति की ओर से एक पत्र आया जिसमें उन्हें एक भाषण देना था। इस भाषण को यहाँ निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया, किंतु यह भाषण उस आयोजन में नहीं पढ़ा जा सका, क्योंकि जब समिति ने उनके इस भाषण को पढ़ा तो उन्होंने उन्हें यह भाषण बदलने के लिए कहा, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे नहीं बदला और इस कारण उस वर्ष यानी 1936 में जाति पाति तोड़क समिति का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने खर्चे पर इस भाषण को अंग्रेजी में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। विद्यार्थियों, आज हम इसी पुस्तक के एक छोटे से भाग को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको इस पाठ का पहला अनुच्छेद दिखाई दे रहा होगा। इस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि उनके लिए यह बहुत ही विडंबना की बात है कि आज भी लोग जातिवाद के समर्थक हैं। विद्यार्थियों, विडंबना का मतलब होता है अजीब बात, यानी डॉक्टर अंबेडकर को यह बात बहुत ही अजीब लगती है कि लोग आज भी जातिवाद का समर्थन करते हैं और इसके समर्थन में वह यह विचार देते हैं, वह यह तर्क देते हैं कि जाति प्रथा जो है वह श्रम विभाजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि एक समाज में जितने भी काम होते हैं उन कामों को व्यक्ति आपस में बांट लेते हैं, उसे ही हम श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम का मतलब काम और विभाजन का मतलब बंटवारा, यानी काम का आपस में बंटवारा। और किसी भी समाज के लिए श्रम विभाजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकता। जातिवाद के समर्थक यही तर्क देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तर्क को स्वीकार कर लेते हैं कि समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए, किंतु वे जाति प्रथा का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि अगर जो लोग श्रम विभाजन के नाम पर जातिवाद का समर्थन करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जातिवाद में श्रम विभाजन नहीं होता, उसमें श्रमिक विभाजन होता है। अब विद्यार्थियों, आप यह भी सोच रहे होंगे कि श्रमिक विभाजन और श्रम विभाजन में अंतर क्या होता है। वास्तव में श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा, किंतु श्रमिक विभाजन होता है काम करने वाले लोगों का बंटवारा। श्रमिक यानी किसी काम को करने वाला और विभाजन यानी बंटवारा, यानी काम के आधार पर लोगों का विभाजन। और जाति प्रथा में काम के आधार पर ही लोगों को ऊंच या नीच स्तर पर
बांटा जाता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तर्क को अस्वीकार करते हैं और इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो श्रमिक विभाजन है वह समाज के लिए अनुचित है। अगर श्रम विभाजन समाज की जरूरत है तो श्रमिक विभाजन समाज का एक बहुत बड़ा दोष है, समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज की जाति प्रथा का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय समाज में जैसी जाति प्रथा देखने को मिलती है, यानी कैसी जाति प्रथा देखने को मिलती है कि यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं किया जाता, यहाँ पर श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन किया जाता है। तो वह इसी को आधार बनाकर कहते हैं कि ऐसा श्रमिक विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, इसीलिए जातिवाद का सर्वथा खंडन होना चाहिए। आइए विद्यार्थियों, अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगले अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह एक अस्वाभाविक विभाजन होगा, क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जाति प्रथा में पेशे का पहले से ही निर्धारण कर दिया जाता है। यानी यह जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है कि उसमें कोई भी व्यक्ति अपना पेशा स्वयं नहीं चुन सकता, किंतु श्रम विभाजन की स्थिति में व्यक्ति को अपना पेशा और अपना काम अपनी योग्यता के अनुसार चुनने की छूट होती है, पर जाति प्रथा में ऐसा नहीं है। वे बताते हैं कि यदि हम इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा रूप देखें तो इससे पता चलेगा कि जाति प्रथा में तो बच्चे का जैसे ही जन्म होता है या जैसे ही बच्चा गर्भ में होता है वैसे ही उसके पेशे का निर्धारण कर दिया जाता है उसके माता पिता के पेशे से। उदाहरण के रूप में यदि किसी बच्चे के माँ बाप टोकरी बुनने का काम करते हैं तो मजबूरी वश जाति प्रथा के अंदर उसके बच्चे को भी टोकरी बुनने का काम ही करना पड़ेगा, चाहे उसकी इसमें रुचि हो या ना हो, जिसका अंबेडकर ने विरोध किया है। विद्यार्थियों, यह था दूसरे अनुच्छेद का विमर्श। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या अर्थ है। हमने अध्याय के 2 अनुच्छेदों को पढ़ा। पहले अनुच्छेद में हमने यह जाना कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है। इसके बाद विद्यार्थियों, स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। घर पर जाकर इन 2 अनुच्छेदों को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम तीसरे, चौथे और 5वें अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे, यानी बचे हुए पैराग्राफ्स को समझेंगे। इसके बाद इन पैराग्राफ को समझते हुए हम जाति के आर्थिक पहलुओं को जानेंगे। जाति के आर्थिक पहलुओं को जानने के बाद हम किस प्रकार एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पिछले वीडियो में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पहले 2 अनुच्छेदों का अध्ययन किया था। इसके बाद हमने कुछ प्रश्न पूछे थे। प्रश्न थे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है। जाति वह व्यवस्था है जिसके आधार पर लोगों को ऊंच नीच के आधार पर बांट दिया जाता है, और श्रम विभाजन वह व्यवस्था है जिसमें काम का बंटवारा समाज में लोगों की रुचि के अनुसार किया जाता है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में क्या अंतर होता है? श्रम विभाजन काम के बंटवारे से संबंधित है, किंतु श्रमिक विभाजन काम के आधार पर
लोगों के बंटवारे पर आधारित है। और हमने जाति प्रथा के दोषों का भी उल्लेख किया था। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि बचपन से ही कि व्यक्ति का जन्म से पहले ही पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब आगे का पाठ स्क्रीन पर देखिए। आपको इस पाठ का अगला अनुच्छेद दिखाई दे रहा है। ये है अनुच्छेद संख्या 3। डॉक्टर आम्बेडकर इस अनुच्छेद में बताते हैं कि जाति प्रथा जो है वह दोषपूर्वक पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए उसमें बांध देती है। और इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि लोग भूखे मरने लग जाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि भारतीय उद्योगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि उद्योगों में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए पेशे में भी परिवर्तन होगा। पर यहाँ पर पेशे में होने वाले परिवर्तन को जाति प्रथा स्वीकार नहीं करता। यानी जाति प्रथा में पेशे के परिवर्तन की अनुमति नहीं होती, जिससे एक भयंकर स्थिति का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि वह अपने पेशे को स्वयं नहीं चुन पाता और जिस पेशे में उसको बांधा गया है उस पेशे को वह अनमाने ढंग से करता है और इसीलिए उसे भूखे मरना पड़ता है। यही जातिवाद का सबसे बड़ा दोष आम्बेडकर को लगता है। वे कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे को बदलने की अनुमति नहीं देता और इससे समाज का विकास होने के बजाय समाज का ह्रास हो रहा है। इसीलिए जाति प्रथा का समर्थन अब छोड़ देना चाहिए। आइए अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर इस पाठ का अगला अनुच्छेद है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि यदि हम श्रम विभाजन को जाति प्रथा की दृष्टि से देखें तो भी इसमें बहुत से दोष होंगे। जाति प्रथा में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना पेशा नहीं चुन सकता। यही इसका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की अपनी इच्छा नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म होने से पहले ही समाज इस बात का निर्धारण कर दे कि आप बड़े होकर एक इंजीनियर बनेंगे, किंतु आप बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या बेहतर बन पाएंगे, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर? बिल्कुल सही, आप अपनी इच्छा से एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यानी अगर आप जबरदस्ती एक इंजीनियर बनेंगे तो आपका मन उस इंजीनियरिंग में नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन तो डॉक्टर बनने में लगेगा। वह आपके लिए एक रुचि का विषय होगा, आप उसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसी बात का उल्लेख डॉक्टर आम्बेडकर करते हैं। वे कहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि लोग अरुचि से इस काम को करते हैं, वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, वह गरीबी और उत्पीड़न से ग्रस्त हो जाते हैं। और गरीबी और उत्पीड़न ही समाज का सबसे बड़ा दोष नहीं है। इस समाज का सबसे बड़ा दोष ये है कि अरुचि पूर्वक किसी काम को करने के लिए विवश करना, यही इस समाज का सबसे बड़ा दोष है। आगे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, यानी जहां पर व्यक्ति को अपने काम को खुद चुनने का अधिकार ना हो, वहां पर जो काम होगा वह सही नहीं होगा। लोग उस काम को अरुचि से करेंगे और अरुचि से अगर किसी काम को करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लोग उस काम को टालते रहेंगे, यानी ठीक से नहीं करेंगे, उनका दिल उसमें नहीं लगेगा। हाँ, दिमाग से वह उस काम को जरूर कुछ हद तक कर सकते हैं, पर फिर भी उनका दिल और दिमाग उसमें नहीं लगेगा। वह इस बात को सिद्ध करते हैं कि वहां पर लोगों की अपनी शक्ति जो होती है, उनकी जो लाइफ स्किल होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो रचनात्मकता होती है, वहां पर
खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक पूर्व निर्धारित पेशे में ही काम करना पड़ता है। विद्यार्थियों, आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 5, जो कि पृष्ठ संख्या 3 पर है। इस अनुच्छेद में लेखक बताता है कि इस समस्या को हल करने के लिए इसके रचनात्मक पहलू पर विचार करना चाहिए, यानी इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि लेखक ने अब तो जाति प्रथा की बहुत सारी खामियों को बताया, बहुत सारे दोष को बताया और उसका वर्णन किया, उदाहरणों से स्पष्ट किया। अब वह इसका समाधान भी बताना चाहता है। वह कहता है कि यदि हमें जाति प्रथा के इन दोषों को समाप्त करना है तो हमें एक आदर्श समाज बनाने के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का निर्माण करना चाहिए। अब विद्यार्थियों, स्वतंत्रता तो आपको पता ही है, आजादी। आजादी अपने पेशे को स्वयं चुनने की और उस पेशे में समता यानी समानता का अधिकार पाने की। और वह कब होगा? जब लोगों में भाईचारा होगा, जब कोई किसी को हे दृष्टि से नहीं देखेगा, कोई किसी को नीच नहीं समझेगा, सब अपने आप को एक स्तर पर समझेंगे, तो उस स्तर पर भाईचारा बनेगा और भाईचारे से भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ऐसी स्थिति में किस व्यवस्था का निर्माण होगा? याद कीजिए, यह भाषण कब लिखा गया था? बिल्कुल सही, 1935 में, और प्रकाशित 1936 में हुआ। उस समय भारत में लोकतांत्रिक समाज बनने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इस स्थिति का निर्माण होता है तो भारत में लोकतंत्र स्थापित होता है। इसी लेख में डॉक्टर आंबेडकर अपने लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक ऐसी रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी एक ऐसी जीवनचर्या हो जो कि सभी के लिए उपयुक्त हो, सभी के लिए लाभकारी हो, सभी का उद्धार हो उससे, और सभी के अनुभव आपस में एक दूसरे को बांटे जाएं। यानी रिक्शा चलाने वाला पूंजी बेचने वाले को समझ पाए, पूंजी बेचने वाला विमान चालक को समझ पाए। ऐसी स्थिति में ही लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है, ना कि ऐसी स्थिति में कि रिक्शा चलाने वाला अपने अनुभव तक ही सीमित हो जाए, पूंजी बेचने वाला अपनी ही स्थिति तक सीमित हो जाए और विमान चालक अपने ही अनुभवों तक सीमित हो जाए। तो विद्यार्थियों, ये था ये पूरा निबंध जिसमें आंबेडकर ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। आज की इस वीडियो में हमने तीसरे अनुच्छेद, चौथे और पांचवें अनुच्छेद को पढ़ा और साथ ही समझा। विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है कि आप घर से इस पाठ को पढ़कर आए होंगे। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस पाठ को पढ़ने से दोहराई तो होगी ही, साथ ही यह पाठ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका वर्णन हमने इस पाठ में किया है, इस वीडियो में किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा का आर्थिक पहलू क्या है, उसके क्या प्रभाव हैं? यानी आर्थिक स्तर पर जाति प्रथा किस तरीके से समाज को प्रभावित करती है और इस जाति प्रथा का क्या समाधान है? विद्यार्थियों, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर सरलता पूर्वक मिल जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। साथ ही आपको अगले पाठ के लिए भी तैयार होकर आना है। इसीलिए